बच्चों, आज हम संक्रामक रोग के बारे में आपको हैजा के बारे में बताने जा रहे हैं। हैजा एक अति भयंकर रोग होता है और ये जो होता है क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। यह गर्मी और बरसात के मौसम में अधिकतर लोगों को हो जाता है। हैजा में क्या होता है बच्चों, मलो तथा जैसे उल्टी होता है, दस्त होता है, एक दूसरे और उल्टी दस्त जो उल्टी करते हैं लोग, दस्त का जो ये इनका संक्रामक होता है, जब एक दूसरे के संपर्क में लोग आने लगते हैं तो इसका क्या होता है, विकास होने बढ़ने लगता है। जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ये बीमारी फैलने लगता है। ये तरफ से समझ लीजिए ये छुआछूत की बीमारी है। और देखिए युद्ध स्तर पे, यानी युद्ध स्तर पे परिवार में एक लोग को ये बीमारी हो जाए तो पूरे परिवार धीरे धीरे अगल बगल के लोग भी चपेट में आ जाते हैं। हैजा के कारण असंख्य सैनिक मर जाया करते थे। पहले जमाने में बच्चों जब हैजा होता था, असंख्य सैनिक जो होता थे, जो एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, मर जाते थे। इसका कोई उपाय नहीं था। रोग के कारण तथा फैलने के उपाय, इसकी उत्पत्ति का कारण होता है एक जीवाणु। इसे विब्रियो कैलोरी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है इसके अल्प विराम तथा काम्या के समान होता है। इसका अल्प विराम या कामा के समान होता है। इसका बैक्टीरिया पानी में अधिक पनपते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है, जहाँ नमी रहता है, जहाँ पानी रहता है, क्या बच्चों वहाँ पे क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, फैलता है। अर्थात अधिक गर्मी एवं अधिक ठंडे से भी ये जीवित रहता है। और ये इसकी बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान में मुख्य रूप से मक्खियों के द्वारा, इसके जो बैक्टीरिया हैं ये मक्खियों के द्वारा क्या होता है बच्चों, फैलता रहता है। एक दूसरे से संपर्क में आने से क्या होता है, फैलता रहता है। और इसके बाद ये मक्खियाँ उड़कर हमारे भोजन पे, हमारे खाद्य सामग्री आदि पे बैठती हैं और बैक्टीरिया छोड़ जाती हैं। जब जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जो मार्केट में बहुत सी चीज़ें होती हैं या खाना रहता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें बैठ के इसको क्या करती हैं, दूषित कर देती हैं। और ऐसे भोजन को ग्रहण करने से रोग का संक्रमण होता है। और ऐसा भोजन जो हम लोग उसको खा लेते हैं और क्या होता है, हम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब इसका कार्यकाल कितने समय तक का था, यह रोग संक्रमण के समय से लेकर कुछ घंटों में ही विकराल रूप रखते हैं। यानी ये जब आप इसके चपेट में आता है कुछ ही समय में ये आपको अपने आगोश में ले लेता है, आपको इतना प्रभावित कर देता है जिससे आपका तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाता है। और किंतु कभी कभी ये रोग के लक्षण प्रकट होने में 2-3 दिन लग जाते हैं और कभी कभी कुछ ही घंटों में हमें ये हमें प्रभावित कर देता है। रोग के लक्षण, हैजे का प्रभाव होते ही व्यक्ति को, जब हैजे का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को उल्टी दस्त होने लगता है। और हैजे के रोगी का दस्त चावल के माड़ जैसा सफ़ेद होता है और तथा पतला होता है। दस्त तथा वमन के परिणाम से रोगी शीघ्र ही, जब उल्टी दस्त बच्चों कंटिन्यू होने लगेगा, हमेशा बराबर होने लगेगा किसी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति क्या होगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और शरीर में काफ़ी ऐंठन दर्द होने लगता है। और चेहरे की क्रांति, जो चेहरे का चमक रहता है, क्रांति रहती क्या होती है, समाप्त हो जाती है। चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी नाड़ी की गति होती मंद धीमी पड़ जाती है। और इसका उचित उपचार ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसका उचित और शीघ्र उपाय ना किया जाए तो व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। प्रारंभिक उपचार, जैसे ही रोगी को प्रारंभ में प्यास का अर्घ, जैसे ये रोग तुरंत जब समझ में आया कि ये हैजा रोग है तो प्याज का अर्घ देना चाहिए। अमृत धारा जैसी दवा भी देना चाहिए। रोगी को पर्याप्त आराम, जो रोगी व्यक्ति जिसको उल्टी दस्त हो रहा है, हैजा हो रहा है, उसको पर्याप्त आराम देना चाहिए। साथ ही इसके शरीर में जल की कमी ना होने पाए, जैसे नमक पानी चीनी का घोल बराबर देना चाहिए, जिससे उसको उल्टी दस्त होने की वजह से उसके शरीर में जल की यानी पानी की कमी ना होने पाए। जैसे पानी तथा गाय का दूध पानी मिलाकर, और गाय का दूध जो होता है उसको पतला होता है या उसमें पानी मिलाकर मरीज को देना चाहिए। और किसी अनुभवी और कुशल चिकित्सक के पास उसको ले जाना चाहिए उपचार करवाने के लिए। और रोगी की स्थिति गंभीर हो जाए तथा रोगी की स्थिति गंभीर ना होने पाए इसके पहले डॉक्टर को ले जाके हमें दिखा देना चाहिए। रोगों से बचाव के उपाय, हैजा के प्रकोप से बचने के
ये निम्नलिखित उपाय हमें करना चाहिए। पहला ये हैजे के टीके नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए। मेले अथवा तीर्थ स्थानों पर जाते समय व्यक्तियों को या जैसे भीड़ भाड़ के स्थान पर बच्चों है, मेला हुआ या तीर्थ स्थान पे हुआ, हम लोग जा रहे हैं, उसके जाने के पहले हमें टीका हैजे का टीका लगवा लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाए तो शीघ्र ही सबसे अलग, और कोई भी व्यक्ति इस रोग से प्रभावित हो जाता है तो उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था कर देना चाहिए, जिससे पूरा परिवार उससे प्रभावित ना हो। हैजा फैलते ही तालाब, नदी या कुएं में पानी को उबालकर छानकर पीना। हैजे वाले व्यक्ति को पानी जो है, जहाँ जो भी पानी हो है, पोखरी का, तालाब का, कुआं का या नल का, उसको उबाल के पिलाना चाहिए। हैजा से बचने के लिए मक्खियों से दूर रखना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए। रोगी के मल मूत्र तथा थूक आदि को मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। रोगी के प्रकोप के दिनों में पाचन संबंधी कोई शिकायत हो परंतु उसका उपचार करना चाहिए। दूध एवं पानी रोगी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उबाल कर देना चाहिए। अब बच्चों, हम आपको हैजा के बारे में बता चुके हैं, अब हम आपको अतिसार के बारे में बता रहे हैं। जल तथा भोजन के माध्यम से फैलने वाले एक अन्य संक्रामक रोग अतिसार भी होता है। ये भी जल और भोजन के माध्यम से जो रोग है, ये जल और भोजन के माध्यम से एक दूसरे में फैलता है। यह रोग भी पाचन तंत्र से ही संबंधित माना जाता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु में, और बच्चों अतिसार रोग का जो प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में अधिक पाया जाता है तथा बच्चों में ही अधिक पाया जाता है। और ये जो रोग होता है बच्चों, छोटे बच्चों में ही अधिक पाया जाता है। रोग के कारण, अतिसार रोग के फैलने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। इस रोग का प्रमुख कारण एक जीवाणु होता है। इसके संक्रमण से बच्चों में यह रोग प्राय हो जाता है। इसका भी एक जीवाणु ही माना जाता है। दूषित जल के सेवन करने से यह रोग हो जाता है। इस रोग के संक्रमण में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। इस रोग के भी विकास में मक्खियों का ही विशेष योगदान होता है। मक्खियों द्वारा ये रोग संक्रमण करता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। पहले इसके कुछ समय भोजन ग्रहण करने अर्थात भोजन की अनियमितता होने से भी यह रोग हो जाता है। दूषित जल का सेवन करने से भी यह रोग हो जाता है। अब रोग के लक्षण क्या? अतिसार रोग के प्रकोप के लक्षण निम्नलिखित होते हैं बच्चों। रोग के शिकार हुए व्यक्ति को निरंतर दस्त होता है। जो अतिसार रोगी जिसको होता है ना बच्चों, उसका पहला लक्षण है दस्त होना। और एक दिन में इतनी संख्या में जब 25 से 30 बार दस्त हो जाता है। जब 25 से 30 बार एक दिन में बच्चों दस्त हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो गया? कमजोर हो जाएगा, उसके शरीर में ताकत नहीं रह जाएगा। बच्चों को अतिसार होने से वाले दस्त अत्यधिक पतले तथा प्राय हरे रंग के होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो दस्त होता है अतिसार के रोगी को, वो हरे रंग के और पतले होते हैं। निरंतर दस्त होने से ही नियमित मल के साथ रक्त का भी नसाव मल के साथ होने लगता है बच्चों। और दस्त एवं रुकने की स्थिति में रोगी के शरीर से जल की क्या हो जाती है बच्चों? कमी हो जाती है। और जब बच्चे या बड़े किसी को भी दस्त होगा तो शरीर कमजोर होना ही है। शरीर कमजोर होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाता है। कुछ रोगी को संक्रमण एवं दुर्बलता के कारण हल्का ज्वर भी, और कुछ लोग इतने कमजोर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा दस्त हो जाता है कि उनको हल्का सा बुखार भी हो जाता है। रोग से बचने के उपाय निम्नलिखित है। अतिसार के इन व्यक्तियों को जल यानी पानी उबाल के पीना चाहिए, विशेष रूप से वर्षा ऋतु में, क्योंकि इन दिनों में संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पानी क्या करना चाहिए बच्चों? सभी को, बड़े या छोटे, सबको उबाल के पीना चाहिए। बच्चों को गाय भैंस दूध उबाल, कोई भी जानवर का दूध बच्चों को पिलाइए, गाय का या भैंस का, उसको एक उबाल दे देना चाहिए, जिससे क्या होता है? संक्रमण खत्म हो जाता है और बच्चे के लिए सही हो जाता है। बच्चों को दूध पिलाने वाले बर्तन को विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। और दूध पिलाने वाले बोतल को भी नियमित रूप से गर्म पानी में साफ कर देना चाहिए। बच्चों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे गंदी वस्तु, खिलौने आदि को मुंह में ना डालें। अब देखो, रोगी को जाने की स्थिति में किसी रोग और ज़्यादा व्यक्ति की, जब बच्चे की स्थिति ज़्यादा खराब, अतिसार हो गया, जाना कि अतिसार रोग से बच्चा ग्रसित है, उसे कुशल चिकित्सक के पास ले जाना
चाहिए। रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम, यानी जो रोगी बच्चा है, रोगी बच्चा है, उसे अच्छे से आराम करने देना चाहिए। रोगी को ठोस तथा घनिष्ठ, यानी जो रोगी व्यक्ति है उसको ठोस और घनिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए, हल्का भोजन देना चाहिए। अधिक दस्त होने पर रोगी के शरीर में जल की कमी हो गई हो, इससे निर्जलीकरण भी हो, निर्जलीकरण तो शरीर में पानी की कमी होना होता है, आशंका बनी रहती है। इसी स्थिति में रोगी को नियमित रूप से नमक चीनी का घोल देते रहना चाहिए। नमक और शक्कर मिलाकर उस बच्चे को घोलकर उसको पिलाते रहना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। अब बच्चों हम आपको पेचिस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये भी एक संक्रामक रोगी है। पेचिस किसको कहते हैं बता रहे हैं। पेचिस जल के माध्यम से, ये भी जल के ही माध्यम से बच्चों फैलता है और संक्रमित होता है। यह रोग, इस रोग में व्यक्ति को बार बार दस्त का होना तथा दस्त के साथ आँव का भी आना होता है। पेचिस में दस्त होता है और आँव भी पड़ता है, जो पेट दर्द करता है और थोड़ा थोड़ा सा आँव करता है। रोग का कारण क्या होता है? इस रोग का इसके जो रोगाणु होते हैं बच्चों, अमीबा और बैक्सीलियरी जीवाणु कहते हैं इसको, समझ रहे ना बच्चों। पेचिस के रोगाणु क्या होता है, उसके उपरांत जैसे 1-2 दिन रोग के लक्षण, 1-2 दिन के बाद इसकी रोग के जो होता है लक्षण प्रकट होने लगते, तुरंत नहीं पता चलता। रोग फैलने के क्या कारण है? पेचिस रोग को फैलाने में मक्खियों की भी, इस रोग में भी मक्खियों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे अन्य रोगों के बारे में बताया आप लोग, इनका भी एक दूसरे के संपर्क में जो मक्खियाँ इधर से उधर बीमारी फैलाती हैं, इस रोग में भी मक्खियों का ही विशेष योगदान रहता है, भूमिका रहती है। मक्खियाँ रोग के जीवाणुओं को अपने पैरों पे लगा लेते हैं और हमारे भोजन, जल और जो चीज़ हम उसको ग्रहण करते हैं उसमें क्या करती हैं, वो फैलाती हैं। एक संपर्क में यहाँ पर उसको हम सेवन करते हैं, जिससे हमें ये बीमारी हो जाता है। और इस रोग की स्थिति में कभी कभी दिन भर में 20 से 25 बार शौच भी जाना पड़ता है। जब ये पेचिस रोग हो जाता है तो व्यक्ति को 20 से 25 बार शौच जाना पड़ता है, जिससे व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है बच्चों, कमजोर हो जाता है। और व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति और जिसको पेचिस होता है उसको हल्का सा बुखार भी हो जाता है। रोग के बचाव के उपाय क्या करने चाहिए? इस रोग में भी व्यक्ति को जल उबालकर पीने चाहिए और स्वच्छता का विशेष ध्यान हमें देना चाहिए, क्योंकि पेचिस में भी साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। और पानी का जो सेवन करना है वो क्या करना चाहिए, उबाल के ही पीना चाहिए। मक्खियों को रोकथाम के लिए यथासंभव फिनाइल से अपने घर को साफ करना चाहिए, जहाँ मक्खियाँ हमारे घर में खाने पीने की चीज़ों पे ना लगें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोग के संक्रमण की आशंका होने पे गांव और तालाबों में लाल दवा डलवा देना चाहिए। लग रहा है कि मक्खियाँ हमारे गांव और तालाब के माध्यम से ज़्यादा फैल रही हैं और ज़्यादा बीमारी फैला रही हैं, हमें दवाओं का छिड़काव करवा देना चाहिए। रोग के प्रकट होते ही ये बीमारी हमें पता चल रहा है कि हमें पेचिस हो रहा है, तो हमें योग चिकित्सक के पास जाकर संपर्क करके हमें अपना इलाज करवा लेना चाहिए। और दूध हुआ, पानी हुआ, मट्ठा हुआ, फल हुआ, इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं मलेरिया रोग। मलेरिया रोग ये भी रोग मच्छर के द्वारा ही फैलता है और ये भी समाहित रोग है। संसार के लगभग सभी देशों में रोग समय समय पर फैलता है। पूरे विश्व में ये रोग, मलेरिया रोग हर एक देश में समय समय पर फैलता रहता है, परंतु गर्म देशों में तथा नमी वाले स्थानों पे इसका प्रकोप अधिक, जो गर्म स्थान रहता है या जहाँ नमी रहता है उन स्थानों पे इस बीमारी को ज़्यादा पाया जाता है। और ये सदा दक्षिण बंगाल, असम एवं तराई के क्षेत्रों में यह अधिक पाया, हमेशा इसका प्रकोप बना रहता है। नदियों के किनारे, झीलों के किनारे आसपास भी यह रोग काफ़ी फैलता है। मलेरिया खूब फैलता है। 2 से 3 हज़ार मीटर ऊंचे स्थानों पर जैसे शिमला, कौशानी आदि यह रोग देखने को भी नहीं मिलता है। और बहुत सी जगह है जो ये रोग सुनने को और देखने को भी नहीं मिलता है। मलेरिया कई प्रकार की होती है, क्योंकि इसके रोगाणु भी कई प्रकार के होते हैं। मलेरिया के क्या कारण है बच्चों, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मच्छरों की एक विशेष प्रजाति होती है। मच्छरों की एक विशेष प्रजाति होती है जो एनोफेलिज की मादा जब मलेरिया में पीड़ित किसी रोगी को काटती है, इसका
इसका रक्त चूसती है और परजीवी रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो ये मच्छर के शरीर में जन्म करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इनका वह स्वरूप तैरने लगता है जिससे व्यक्ति के शरीर में मलेरिया रोग का संक्रमण हो जाता है। अब मलेरिया रोग के लक्षण क्या बच्चों, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। सिर का दर्द होना, जी मिचलाना, बवन यानी उल्टी होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर में कपकपी होना, तीव्र ज्वर होना, आधे घंटे बाद ज्वर अधिक हो जाना, कपकपी आना, तत्पश्चात बहुत से अधिक पसीना आना, ज्वर का उतर जाना, रोगी को कमजोरी अधिक अनुभव होना। इस रोग के रुधिर की कमी बहुत अधिक हो जाती है। इसमें शरीर में व्यक्ति के रुधिर की कमी अधिक और शरीर व्यक्ति का क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसके बचाव के क्या उपाय हैं बच्चों, इसके बारे में हम बताएं। मलेरिया जो रोगी है, हमें पहले बात मच्छरों से बचना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए या मच्छर भगाने वाली दवाएं और इन सब चीज़ों का हमें प्रयोग करना है। मच्छरों को नष्ट करने वाले फिर गंदे नाले, कूड़े घर हुए, गड्ढे हुए, इन सब जगह भी साफ सफाई रखना चाहिए। मिट्टी का तेल का छिड़काव करना चाहिए। अगल बगल जहाँ गंदगी हो वहाँ साफ सफाई करवाना चाहिए। दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। रात्रि के समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घरों में नीम की पत्तियाँ, धूप आदि जलाकर, हम बच्चों हमेशा अपने घर में नीम की पत्ती, धूप आदि जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। इन सबका प्रयोग करना चाहिए। घरों के दरवाजे जालीदार होने, घर में अपने हर एक दरवाजे पे जाली लगवा देना चाहिए।